1960s में एक पेंटर काफ़ी मशहूर था। लोग दूर दूर से आते थे उसकी पेंटिंग्स खरीदने के लिए, पर इसलिए नहीं क्योंकि वो उसकी पेंटिंग्स को अपने घर पे रखना चाहते थे, मगर इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जिस भी इंसान को वो ये पेंटिंग गिफ्ट करेंगे या उसके घर पे वो पेंटिंग रखवाएंगे, वो चाहते थे कि उस इंसान का बुरा वक्त चालू हो जाए। माना जाता था कि इस पेंटर की ये सारी पेंटिंग्स कर्स थी। तो यानी जो भी इन पेंटिंग्स को अपने घर पे लाएगा वो अपने घर पे एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है और अपने घर पे आने दे रहा है। जो ये पेंटर था ना, वो पहले इस वजह से मशहूर नहीं था। स्टार्टिंग में जितनी भी उसने पेंटिंग्स बेची थी, लोग उसे इसलिए खरीदते थे क्योंकि वो पेंटिंग्स इतनी सुंदर होती थी कि आपको देख के लगेगा कि किसी ने फ़ोटो खींची है। और वो ना सिर्फ अपने पेंटिंग्स में 2 कलर यूज़ करता था, ब्लैक और वाइट। फिर भी वो ऐसा लगता था जैसे कि मतलब आपने सच में अपनी आंखों से वो सिनेरियो देखा हो, इतना रियलिस्टिक लगता था। तो ये पेंटर 3-4 चीज़ों की वजह से मशहूर था। पहला तो ऑफ कोर्स कि वो 2 कलर्स यूज़ करता था। सेकंड कि वो जितनी भी इमेजेस होती थी इतनी रियलिस्टिक होती थी। तीसरी वजह जिस वजह से वो मशहूर था वो ये था कि वो पेंटर काफ़ी ओल्ड था और अपनी ज़िंदगी में जब तक वो 60 साल का नहीं हुआ था, उससे पहले उसका कुछ और प्रोफेशन था। और 60 साल की उम्र के बाद उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उसने ये पेंटिंग्स करना चालू करा। और जब उसने ये पेंटिंग्स करी तो ऑफकोर्स क्योंकि वो इतनी सुंदर थी तो वो बहुत जल्दी मशहूर हो गया 3-4 रीजंस की वजह से। जब स्टार्टिंग में लोग ये पेंटिंग्स को खरीदते थे ना, तो उनका यही मकसद था कि रियलिस्टिक इमेजेस है, कितनी ट्रैजिक लाइफ स्टोरी है, पेंटर है। तो ये ना ऐसे सर्कल्स में फेमस हुआ पेंटर जो हाई एंड सर्कल्स होते हैं, यानी आपने सुना होगा ना एलीट सोशल ग्रुप, जहाँ पे लोग बॉल्स में जाते हैं, गाउन्स पहन के डांस करते हैं, आर्ट गैलरीज में जाते हैं, ऑक्शंस में बहुत महंगी महंगी चीज़ें बिड करते हैं, खरीदते हैं। ऐसे सर्कल्स में ये पेंटर अमीर हुआ था। जो इस पेंटर का पूरा करियर का स्पैन था, क्योंकि ये ऑलरेडी 60 ईयर्स का था और ये इतनी अच्छी इमेजेस बनाता था, जो बहुत ऐसा लाइफ साइज इमेजेस भी थी। तो अपने पूरे करियर के स्पैन में इसने कुछ 17-18 पेंटिंग्स बनाई होगी। उन 17-18 पेंटिंग्स में से जो स्टार्टिंग की 1-2 पेंटिंग्स जो इन बड़े बड़े इवेंट्स में रखी गई थी और जो लोगों ने खरीदी थी, जो काफ़ी रिच लोग थे बाय द वे, वो उसकी रियलिस्टिक प्रेजेंस वगैरह की वजह से खरीदी गई थी। पर जैसे कोई भी बहुत मशहूर पेंटर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, या कोई ऐसा पर्सन हो गया जो बहुत फेमस हो जाए ऐसे सोशलाइट ग्रुप्स में, उनका जो भी काम होता है जिसके ऊपर इतने पैसे खर्चे जाते हैं, वो कभी भी एक ही सिटिंग में बहुत ज़्यादा उसका आर्टवर्क नहीं दिखाया जाता। ऑफकोर्स एक तो पहले तो उसने इतना बनाया ही नहीं होता, एंड सेकंड और भी रीजंस होते हैं। उसको थोड़ा एक्सक्लूसिव फील कराने के लिए कुछ कुछ ही आर्ट पीसेस को लगाया जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम इस पेंटर की पेंटिंग्स को रखा गया था कि लोग खरीद सकते हैं, सोशल इवेंट्स में था वो पेंटिंग का, तो लोगों को इस पेंटर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। बस यही पता था कि ये 60 साल का है, पहले कुछ और करता था, अब कुछ और करता है, इसकी लाइफ में कुछ बहुत ट्रैजिक हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। बट किसी को नहीं पता था क्या एक्सीडेंट था, क्या ट्रैजिक था, क्या नहीं था। ऑफकोर्स क्योंकि ये नया था तो सब लोग इसके पेंटिंग्स खरीदना भी चाहते थे। बट जो पहला एग्जिबिट था उसमें 2 ही पेंटिंग्स थी और 2 लोगों ने वो खरीद ली। अब क्योंकि वो जो 2 लोगों ने खरीदी, ऑफकोर्स क्योंकि एक सोशलाइट ग्रुप था तो वो भी बहुत रिच थे। जैसे उन 2 लोगों ने वो पेंटिंग्स खरीदी, उसके कुछ ही दिन बाद, क्योंकि ये सर्कल्स काफ़ी टाइट नेट होते हैं, तो अगर किसी एक इंसान के साथ कुछ भी हो रहा है तो वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को पता चल ही जाएगा अपने नेटवर्क के थ्रू या बातों के थ्रू या किसी भी तरीके से। जो फर्स्ट आदमी होता है जिसने इस पेंटर की पेंटिंग खरीदी थी, वो एक डायमंड मर्चेंट होता है। वो बहुत रिच होता है, काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है, एंड काफ़ी सोशल सर्कल्स में ना उसकी बहुत ज़्यादा पावर भी होती है। कुछ ही दिन के अंदर ये जो डायमंड मर्चेंट था उसका बिजनेस ना धीरे धीरे करके कम होने लग गया। व्हेन आई से कम होने लगे इज़ नॉट कि उसकी सेल्स नहीं हो रही थी ये सब, क्योंकि वो एक डायमंड मर्चेंट था, ऑफकोर्स उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका बिजनेस रन करने का ही तरीका कुछ और था। बट उसकी किसी एक ऐसे इंसान से जो भी बहुत ज़्यादा पावर में था, कुछ लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से उस दूसरे आदमी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसके बहुत नेटवर्क्स को ख़राब करके और इसके बिजनेस में बहुत दिक्कतें आने लग गई। सिर्फ 1-2 महीने के टाइम स्पैन के अंदर डायमंड मर्चेंट के आधे से ज़्यादा एसेट्स को सीज कर दिया गया। उसके जितनी भी प्रॉपर्टी में उसका सामान था उनको ऑक्शंस पे लगा दिया गया, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी और उसका जितना भी नेटवर्क उसने बना रखा था, सालों से बना रखा था, वो सब बिखरने लग गया।
और उसके साथ बहुत ट्रैजिक चीज़ें होने लग गई। जब उसके सामान का ऑक्शन हो रहा था तो ऑफकोर्स जो उसने पेंटिंग खरीदी थी वो भी ऑक्शन में थी, बट इसकी स्टोरी बाद में। जो वो दूसरा था जिसने इस पेंटर की पेंटिंग खरीदी थी वो एक औरत थी। और जब डायमंड मर्चेंट के साथ तो ये हो रहा है कि वो फाइनेंशियली बहुत लॉसेस में जा रहा है, यहीं पे पैरेलली वो औरत की कुछ ही हफ्तों के अंदर डेथ हो जाती है। एंड ये औरत ना एक डॉक्टर होती है, मतलब काफ़ी अच्छी प्रेस्टिजियस, बहुत अच्छे लेवल पे, जिसका हॉस्पिटल भी होता है, जिसके बहुत नेटवर्क्स होते हैं, वैसी डॉक्टर होती है। एंड इनकी डेथ हो जाती है। ये जो डॉक्टर होती है वो इस चीज़ के लिए मशहूर होती है कि अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होती है। तो ये अपने रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर सब कुछ मेडिसिन वगैरह लेना, खुद का चेकअप करा के रखना, सब कुछ ध्यान रखना, डाइट का ध्यान रखना, खाना पीना सब कुछ एकदम अच्छे से करने, इस सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस होती है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट भी होती है बाय द वे अपनी हेल्थ को लेके। तो जब इनकी मौत हुई और मौत के पीछे का रीज़न पता चला तो वो ये रीज़न था कि इनको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई क्योर ही नहीं है, और उस बीमारी के ना तो कोई सिम्टम्स थे पहले और ना ही कुछ और कोई दिक्कत थी। ऐसा सबको बताया गया, बट आई थिंक कि अंदर लोगों को, जैसे पीछे से लोगों को सबको पता था कि ये रीज़न नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर खुद को ही इतना अच्छे से रखती थी, खुद की बॉडी को ऐसे वर्शिप करके रखती थी कि उनको बीमारी होना एट दैट पॉइंट इतना ज़्यादा प्लॉजिबल नहीं था। जब इन दोनों की बातें, क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल सर्कल्स में बातें इधर उधर फैलती है, जब ये दोनों की बातें फैली, पता चली कि दो लोगों ने पेंटिंग खरीदी, लोगों ने डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट करे कि दोनों के साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लग गई, तो थोड़े बहुत रूमर्स फैलने लगे कि ये पेंटिंग्स कर्स्ड है। पर फिर भी क्योंकि सिर्फ दो ही लोग थे और अभी पेंटर नया नया आया था और कुछ ऐसा फॉर श्योर किसी को नहीं पता था, तो लोगों को लगा इत्तेफाक होगा, किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं उठाया। अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट जो डायमंड मर्चेंट था उसकी जो पेंटिंग उसने खरीदी थी वो ऑक्शन पे लगी थी, क्योंकि वो ऑक्शन पे लगी थी एंड ऑक्शन में जो भी उसका ओरिजिनल प्राइस ऑफ कोर्स उतना नहीं था एंड वो थोड़े कम प्राइस में मिलती थी, तो किसी और आदमी ने वो पेंटिंग खरीद ली। जब उस आदमी ने वो पेंटिंग खरीदी, कुछ ही टाइम के अंदर, 1 महीने के अंदर ही मान लो, उस आदमी को भी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, क्योंकि वो बोलता था कि मुझे ना रात को ऐसा लगता है कि जहाँ पे मैंने पेंटिंग रख रखी है वो पेंटिंग मुझे घूरती है, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि जितनी भी उस पेंटर ने पेंटिंग्स बनाई थी वो सब ऐसी बनाई थी कि आपको पेंटिंग में सिर्फ जो भी उसमें चाहे आदमी हो औरत हो उसका सिर्फ बैक दिखेगा। तो अगर वैसे भी आपके घर में कोई पेंटिंग वेंटिंग है, कुछ बहुत बड़े इमेजेस रखे हुए हैं, तो आपको लग सकता है कि शायद ये आपको घूर रहा है, या मे बी थोड़ा वियर्ड आउट, क्रीप आउट लग सकता है, डर लग सकता है। पर अगर पेंटिंग में आपको सिर्फ पीठ दिख रही है और आपको सिर्फ आसपास की चीजें दिख रही है और आपको मतलब एक सिर्फ सीनरी दिख रही है, तो आपको कोई घूर कैसे सकता है? तो इसलिए भी ये पॉसिबल नहीं थी। तो जब उस आदमी को एडमिट करा गया वो इसीलिए करा गया क्योंकि वो इनसेन था, उसे हैलुसिनेशंस हो रही थी। बट वो आदमी हमेशा क्लेम करता था कि जब भी रात होती है ना, क्योंकि मेरे को रात को पानी पीने की आदत है, मैं उठ के अपने किचन में जाके पानी लेके आता हूँ, तो मैं देखता था कि मैंने हॉल में अपनी पेंटिंग ये लगा रखी है और वो पेंटिंग जिसकी नेचुरली पीठ मेरी तरफ होनी चाहिए थी, एक्चुअल में उसका सर थोड़ा सा घूम जाता है रात को और वो मेरी तरफ घूरती है। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कोई पेंटिंग कैसे चेंज हो सकती है ना? तो क्योंकि वो ऐसी अजीबोगरीब बातें करता था और वो ये बोलता था कि उसे अपने घर पे ऐसा कुछ प्रेजेंस महसूस हो रही है, उसको लग रहा है। उसने जो पेंटिंग खरीदी थी वो एक लड़की की थी, एक बहुत छोटी लड़की की थी। तो बोलता था कि उसको लगता है कि पेंटिंग खरीदने के बाद से वो जो भी लड़की है वो उसके घर पे आ चुकी है और उसी के घर पे प्रेजेंट है, क्योंकि उसे उस लड़की की हंसने की और बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब भी वो रात को सोने जाता था उसे लगता था कि कोई उसके बेडरूम का गेट खोल के उसे धीरे से झाँक के देख के हंसता है। और ये किसी औरत या आदमी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक बच्ची की आवाज़ थी, और उसके घर में कोई बच्ची थी ही नहीं। उसने ये भी बताया कि जब वो ये पेंटिंग को देखता है सुबह, तो जैसी वो पेंटिंग थी कि उस पेंटिंग का जो भी वो बच्ची है उसका सिर्फ बैक उसको दिख रहा है, बाल दिख रहे हैं और आगे से पूरी सीनरी दिख रही है जहाँ पे वो बहुत बड़े मैदान में है और आगे जाके एक छोटा सा घर है और नेचर की एक तस्वीर बनाई गई है। तो कहता था ये देख के मुझे सुबह तो डर नहीं लगता था, सुबह तो क्रीपी नहीं लगता था, और जैसे जैसे रात होती है ना वो लड़की मुड़ती है और मेरे घर की तरफ देखती है, और वो जो बड़ा सा लैंड है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, एक दूर जाके घर है, एक जंगल वाला एक सीनरी को दिखाया गया है, ऑलमोस्ट जंगल वाला, मतलब एक खाली लैंड है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। वैसी आवाज़ें जैसे घने खाली जंगल में आती है ना, वैसी मुझे आती है और मुझे सुनाई देती है, और मुझे इतनी क्लियरली सुनाई देती है कि मुझे लगता है कि वो लड़की नहीं बल्कि मैं हूँ उसकी जगह। और मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो लड़की मुड़ के मेरी तरफ देखती है और मुझे देख के मुस्कुराती है,
जब वो आदमी ये बातें अपने फैमिली में बताता है, आस पड़ोस में अपने लोगों को बताता है और अपनी फैमिली के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस पेंटिंग को फेंकना चाहता है, तो उसकी फैमिली ऑफ कोर्स समझती है कि वो पागल हो चुका है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पेंटिंग मुड़ जाए, आपको आवाज़ें आएँ, बच्ची दिखे। कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि वो पेंटिंग इतनी महंगी खरीदी जाती है, तो फैमिली ऑफ कोर्स थोड़ा सा प्रोटेस्ट करती है कि नहीं, हम उसे नहीं बेचना चाहते, क्योंकि इतनी महंगी है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो भी एक प्राइस है वो वक्त के साथ बढ़ेगी, तो कल को हम इसे एक एसेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर, जैसे मैंने बताया, ये जो आदमी था अपने हैलुसिनेशंस को, ये जो भी उसको दिख रहा था, ये सब जो भी उसके साथ हो रहा था, वो बढ़ता गया और एंड में उसको मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराना पड़ा। अब जब ये एक और केस बाहर आया कि लोगों को पता चला कि ऑक्शन में जो पेंटिंग जो बेची गई थी उसके साथ भी यही हुआ, तो लोगों को फॉर श्योर पता चल गया था कि ये पेंटर और पेंटिंग में ही कुछ गड़बड़ है और ये पेंटिंग्स कर्स्ड है। अब क्योंकि ऑफ कोर्स ये जितने भी सोशलाइट्स थे वो काफ़ी रिच थे, काफ़ी वेल कनेक्टेड थे, सब ने सोचा कि इस पेंटर की एक हिस्ट्री पता करेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या है इसमें कि ऐसी फ़ोटोज़ बनाते हैं कि जो कर्स्ड मानी जाते हैं। जब उस पेंटर के बारे में पता करने की कोशिश की गई, तो पहले तो सबसे पहले पता चला कि वो पेंटर यहाँ का था ही नहीं, वो तो किसी और देश का था जो यहाँ पे भाग के आया था। सब लोगों को ना थोड़ा ये सस्पिशियस लगा कि कोई भाग के इस उम्र में क्यों आएगा। मतलब अगर आप रिलोकेट करना चाहते हो, अगर आप किसी नई देश को, नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप अपने मतलब ऐसी उम्र में करोगे ना जब आप पे ज़्यादा एनर्जी हो, जब आप ज़्यादा उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर पाओ, जब आप थोड़े यंग हो। 60s में कौन भागता है, और वो भी अपना पूरा प्रोफेशन, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के। तो ऑफ कोर्स डिटेक्टिव्स को वहाँ भेजा गया जहाँ से ऐसा माना गया था कि ये पेंटर भाग के आया है, और डिटेक्टिव्स ने अपना सारा काम करा और देखा कि ये जो पेंटर था इसे क्यों यहाँ से भागना पड़ा। जब डिटेक्टिव्स, जितने भी लोग थे, जितनी भी टीम थी, वापस आई जहाँ से अब पेंटर अपना काम कर रहा था, पेंटिंग्स को बेच रहा था, और जिन सोशलाइट्स ने उन डिटेक्टिव्स को भेजा था पता करने के लिए क्या ये पेंटिंग सच में कर्स्ड है कि नहीं, जो बातें डिटेक्टिव्स ने इन लोगों को बताई वो इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी कि उसके बाद जो पेंटर ये था, इसकी जो पेंटिंग्स की वैल्यू थी वो 100 गुना बढ़ गई। अब 100 गुना कहना शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाए, बट बहुत ही एक हाई अमाउंट में बढ़ गई। डिटेक्टिव ने बताया कि ये जो पेंटर था वो अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता था, और इसको ना पेंटिंग वगैरह नहीं ना तो आती थी, ना ये कोई क्रिएटिव बैकग्राउंड से था, और इसको जान पहचान जितने भी लोग जानते थे, कोई भी इसको कोई क्रिएटिव, एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बोलेगा। सब कहते थे स्ट्रिक्ट था, खड़ूस था, बट अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड था, जॉब पे जाता था, आता था, खाना खाता था, सो जाता था, वैसा टाइप का आदमी था। अपनी रिटायरमेंट से कुछ टाइम पहले पेंटर ने, ये जो पेंटर थे, स्टार्ट करा कंप्लेन करना कि मुझे ना नाइटमेयर्स आते हैं और मेरे उन बुरे सपनों में ना मुझे एक औरत दिखती है, और वो औरत मेरे पास आती है, पर उस औरत का सर कभी भी मेरी तरफ नहीं होता, उसकी पीठ मुझे हमेशा दिखती है, और वो औरत जैसे जैसे मेरे पास आ रही है मुझे ऐसा नहीं लग रहा वो चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके पास चल के जा रहा हूँ। पर ना तो कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं चल रहा हूँ, ना तो कभी मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो मेरे पास आ रही है। बस पता नहीं कैसे मैं और वो काफ़ी पास आके खड़े हो जाते थे, और जैसे ही मैं उसके पास जाता था ना, उसके बाल मेरे मुंह पे आते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि उसके बालों में कुछ ऐसा है जिससे मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा हूँ। और मैं उस औरत के कंधे पे अपना हाथ रखता था कि वो पीछे मुड़े, मैं उसे देखूं और मैं देख पाऊँ कि वो कौन है जिसकी सिर्फ बालों की खुशबू से मैं इतना आकर्षित हो रहा हूँ। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती थी ना, मुझे उस औरत में कुछ ऐसा दिखता था जिससे मेरी रूह कांप जाती थी। वो इतना डरावना होता था कि सपने तो हमें वैसे याद नहीं रहते, पर मुझे सपने के अंदर भी उसका चेहरा याद नहीं रह पाता था, और वो इतना भयानक होता था कि मैं उठता था, चीख के उठता था। ये बात पेंटर अपनी फैमिली और बाकी लोगों को बताते कि उसे ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं। उसकी फैमिली, क्योंकि ये सब बुरे सपने हैं, कोई रियलिटी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसकी फैमिली बस उसको थोड़ा सा बहला फुसला के कि कोई बात नहीं, आज तुम ये करके सोना, या आज तुम थोड़ा जल्दी सो के देखना, या आज लाइट खुली छोड़ के सो के देखना कि शायद तुम्हें बुरे सपने ना आए। तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करते कि पेंटर को बुरे सपने ना आए, पर पेंटर को ये बुरे सपने आने बंद ही नहीं होते। एक दिन रात को अंधेरे में जब सब लोग सो रहे होते हैं, रात के 2-3 बजे के करीब, पेंटर उठता है और अपनी पूरी फैमिली का चाकू से गला काट देता है। अगले दिन जब पेंटर की फैमिली मिलती है, किसी का भी ना
चेहरा नहीं दिख रहा होता। सबकी जो बॉडी होती है ना उल्टी रखी हुई होती है, उल्टी तरफ होती है। सबकी पीठ दिख रही होती है, बाल दिख रहे होते हैं, पर चेहरा किसी का नहीं दिखता। और जब पुलिस वाले या बाकी लोग भी खून देख के, स्मेल से उन लोगों को पीछे पलट के देखते हैं ना, तो दिखता है कि चाकू से उन लोगों के पूरे चेहरे को रौंद दिया गया होता है। मतलब हर जगह चाकू 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 चला के इतने बुरे घाव होते हैं कि पता ही नहीं चल रहा होता कि ये बीवी है, ये बेटी है, ये किसका चेहरा है। इतनी बुरी मौत दी थी पेंटर ने अपने पूरे परिवार को। अपने पूरे परिवार को मारने के बाद रातों रात ही वो पेंटर वहाँ से भाग गया। बहुत उसकी जांच पड़ताल हुई, बहुत उसको ढूंढने की कोशिश हुई, पर वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। जब ये इंसिडेंट हुआ था तब वो कुछ 58-59 ईयर्स ओल्ड का होगा। जब वो यहाँ पे आया तब वो 60 ईयर्स का था और अब वो अपने 62-63 वाली एज में था जब वो फेमस होना स्टार्ट हुआ। वो अपने 60s को क्रॉस कर चुका था। जब उन सोशलाइट्स को, उन लोगों को पता चला कि पेंटर की ये जो हिस्ट्री है वो इतनी डार्क रही है और वो किस तरीके से बॉडीज़ मिली है, किस तरीके से वो पेंटिंग बनाते हैं, तो उन्होंने डॉट्स को करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि उसको वो नाइटमेयर्स आते थे जिसके अंदर वो जो भी था उसे उसकी पीठ दिखती थी। उसने अपने परिवार को उसी तरीके से मारा और उसने वो पेंटिंग्स भी वैसे ही बनाई। ऐसे ग्रुप्स पे ना आपने कभी ये देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट है जो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका जो भी काम है वो इतना ज़्यादा वैल्यूड है, इतना ज़्यादा महंगा है कि सिर्फ बहुत ही अमीर पावरफुल लोग ही उन्हें खरीद पाते हैं। और ये जो वैल्यू उनके आर्ट को दी जाती है ना, वो उनके मरने के बाद ही इतनी ज़्यादा हाई होती है। जब तक वो जिंदा होते हैं शायद वो बहुत अंडर वैल्यूड होते हैं या इस लेवल पे नहीं होते हैं। जब ये पेंटर की ये बात बाहर आई तो किसी ने सही चीज़ नहीं करी, यानी किसी ने भी उस जगह की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि अरे ये पेंटर यहाँ छुप रहा है या ये यहाँ पर है, बल्कि अपने ही सर्कल में उस पेंटिंग की वैल्यू को बढ़ा दिया गया इन लोगों के द्वारा। एंड रूमर्स उठने लगे हर जगह कि ये पेंटर को शायद कुछ ऐसा दिखता है जो है नहीं, या शायद ये पेंटर पागल है। पर अब ये लोग इन पेंटिंग्स को इसलिए खरीदते थे कि ये पेंटिंग्स को वे किसी और को गिफ्ट करके वो ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी या कर्स्ड वाली एनर्जी उन लोगों को दे पाए जिनको ये गिफ्ट जा रहा है, जिनको ये पेंटिंग्स जा रही है। एंड ऑफ कोर्स ये काफ़ी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, सोशलाइट ग्रुप था, काफ़ी लोगों का, अच्छे और पावरफुल और रिच लोगों का ग्रुप था, तो बहुत बड़ा भी नहीं था, छोटा सा था। एंड ये अपने राइवल्स को दूसरी कंट्रीज़ में जो थे या आसपास जो थे या जिनको ये स्टोरीज नहीं पता थी उनको ये गिफ्ट्स भेजने लगे। पेंटर की स्टोरी तो कोई नहीं जानता था बाय दिस पॉइंट, सब वैल्यू जानते थे, जिसकी वजह से पेंटर की पेंटिंग्स की डिमांड भी बढ़ गई। बट जिन लोगों को पहले ये स्टोरी पता चली थी उन लोगों ने इन पेंटिंग्स को बाहर जाने नहीं दिया, अपने ही ग्रुप में सर्कुलेट करना, खरीदना, बेचना चालू कर दिया। 3 लोगों की जान तो ये पेंटिंग्स ऑलरेडी ले चुकी थी, जो 2 लोग जिन्होंने खरीदी थी और एक जिसने ऑक्शन में खरीदी थी। इस पेंटर ने अपनी पूरी लाइफ स्पैन में जितना करियर इसका 60 के बाद बना, 16, 17, 14, 15 पेंटिंग्स बनाई होगी। जितने और रिकॉर्ड में कि उसने कितने लोगों को ये पेंटिंग बेची आफ्टर दिस, कि जब उसकी सच्चाई बाहर आ गई थी, तब वो शायद 5-6 और लोग थे और वो भी उन्होंने कभी खरीदी नहीं थी, उनको गिफ्ट मिली थी या उनके घर पे आई थी। इन 5-6 लोगों का सबका ट्रैजिक एंड हुआ। तो एक ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसके साथ इतने फाइनेंशियल लॉसेस हो गए थे, एक को मेंटल इंस्टीट्यूट भेज दिया गया, एक की खुद की ऐसी मौत हो गई कि कोई बीमारी हो गई, उन्हें कोई इलाज नहीं मिला, एक के साथ ऐसा हुआ कि उनको इतने बुरे सपने आते थे कि एक दिन नींद में ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और जब बाद में ऑटोप्सी हुई या बाद में डॉक्टर्स ने जांच पड़ताल करी तो ये पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। ऐसे करके हर इंसान के साथ ना बहुत बुरा हुआ। अब क्योंकि जो लोग मर चुके थे या अब इस दुनिया में नहीं थे, चाहे उन्होंने खुद की जान ली हो या वैसे मरे हो, उनसे तो आप पूछ नहीं सकते। पर जिस इंसान को मेंटल इंस्टीट्यूट में भेजा गया था उससे पूछा गया कि तुमने भाई ये पेंटिंग्स में क्या देखा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने बस एक चीज़ बताई कि जब भी हम ये पेंटिंग मतलब जब सुबह में देखते थे ना तो नॉर्मल थी, हमें पीठ दिखती थी, सीनरी दिखती थी, किसी पेंटिंग में कुछ सीनरी थी तो किसी में कोई डिफरेंट थी, पर एक चीज़ जो सिमिलर थी वो यही थी कि चाहे इंसान एक औरत हो, आदमी हो, जो भी हो, उसकी सिर्फ पीठ दिखेगी और आपको सामने एक सीनरी दिखेगी जो ऑफकोर्स वो पेंटिंग में मौजूद इंसान देख रहा होगा, वो आपको दिखेगी। तो ये बताते थे कि सुबह तो पेंटिंग नॉर्मल लगती थी, पर जैसे जैसे रात होती थी ना, उस पेंटिंग में जो भी सीनरी थी, चाहे वो जंगल की हो, चाहे वो सर्कस की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो एक समुद्र की हो, मुझे ना उसकी आवाज़ें आने लगती थी। तो अगर वो समुद्र का सीन था, कैसा लग रहा था कि आगे बहुत बड़ा समुद्र है, दूर कहीं कोई शिप चल रही है या कोई भी कुछ भी दिख रहा है आपको और वहाँ पे पानी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मुझे रात को ना पानी की बहने की आवाज़ आती थी। कभी कभी तो
ऐसा भी लगता था जैसे उनको ना अपनी बॉडी पे पानी टच होता हुआ फील होता था जब वो रात को सोते थे। और कई बार ना वो डर के उठते थे कि कहीं वो डूब तो नहीं रहे, वो कहाँ आ गए अचानक से, और मतलब बहुत ही वियर्ड होता था उनके लिए। जब उनकी नींद खुलती थी तो वो बताते हैं कि उनको लगता था कि कोई उनके दरवाजे की तरफ है, उनके बेडरूम के दरवाजे की तरफ, और उन्हें ना घूर के देख रहा है। और बेडरूम का जो दरवाज़ा है और जो गेट है उसमें ज़्यादा मतलब ऐसा ज़्यादा खुला हुआ नहीं है। और इनको याद था कि ये तो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके सोए थे, तो ये दरवाज़ा खुला कैसे और इन्हें घूर कौन रहा है। कई बार तो इनको लगा शायद इनकी वाइफ होगी, कोई घर की कोई लेडी है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। पर जब भी उठ के जाते थे ना तो देखते थे कि कोई है ही नहीं, सब तो अपने कमरों में सो रहे हैं। पर वो जो पेंटिंग है जो हमेशा या तो हॉल में या किसी और कमरे में टंगी हुई होती थी, वो पेंटिंग हमेशा वियर्ड लगती थी। तो कहते हैं कि जब वो रात को देखते थे ना तो ऐसा लगता था कि पेंटिंग मुड़ गई है, अपने आप ही हिल गई है, और अब उसका चेहरा धीरे धीरे करके आपकी तरफ देख रहा है। उसकी पीठ अभी भी आपकी तरफ है पर वो मुड़ के आपको देख रही है और देख के बहुत क्रीपी स्माइल दे रही है। कोई भी इंसान अगर रात को ये क्लेम कर रहा है कि उनकी पेंटिंग डिफरेंट हो चुकी है, उनकी पेंटिंग में अब वो जो औरत थी या जो भी इंसान था वो हिल के एक दूसरी पोजीशन में आ चुका है, तो ऑफकोर्स ये काफ़ी स्केरी बात है, और स्केरी के साथ ही बहुत अनबिलीवेबल भी है। अगर मैं भी अभी आपको बताऊं कि हाँ कोई पेंटिंग है और रात को तो ऐसी दिखती है पर सुबह ऐसी दिखती है, तो आप नहीं मानोगे। तो ऑफकोर्स जब इस आदमी ने भी अपनी फैमिली को ये बात बताई तो इनकी फैमिली ने ट्रस्ट नहीं करा। कई बार इन्होंने अपनी फैमिली को दिखाने की भी कोशिश करी कि आओ तुम भी रात को देखो। फैमिली के किसी और मेंबर को वो पेंटिंग हिली हुई नहीं दिखती थी। इनफैक्ट कई लोग तो इनके कई बार उठाने के बाद उठते भी नहीं थे, वो इतनी गहरी नींद में सोते थे कि अगर ये उठा भी रहे कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, मतलब इतना झंझोड़ के हिला रहे तब भी कोई नहीं उठता था। और किसी एक दो इंस्टेंस में जहाँ पे उन्हें कन्विंस कर लेते थे कि सो ही मत, तो पेंटिंग वैसे की वैसे ही रहती थी। इस आदमी को यकीन हो गया कि शायद ये पागल हो चुका है, और इसलिए जब इनकी फैमिली ने एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराने की बात करी तो ये खुद की मर्जी से चले गए। मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती होने के बावजूद उस औरत की वो शक्ल, उस औरत की प्रेजेंस, वो पेंटिंग, वो मंजर, वो उस चीज़ को नहीं भुला पाए। जैसे मैंने बताया कि अपने करियर में उन्होंने कुछ 14-15 ही पेंटिंग्स बनाई होगी, जिसमें से 8-9 आप मान लो बिक गई होगी। उन 8 या 9 लोगों में से 2 या 3 से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, और वो 2 या 3 जो सर्वाइव करे उसमें से 2 मेंटल इंस्टीट्यूट्स में थे, और जो एक जिसकी कुछ मतलब पता ही नहीं वो कहाँ है, वो तो गायब ही हो गया। ना उसकी फैमिली को पता है ना दोस्तों को पता है वो कहाँ गया कैसे गया, पर सबको ऐसा लगता है कि वो भी पागल होकर कहीं भाग गया। उन पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया कि क्या वो सच में रात को हिलती है, क्या जो लोग कहते हैं वो सच है कि नहीं, ये जितनी भी चीज़ हो रही है क्या वो एक इत्तेफाक है कुछ और। रात को जिस भी गार्ड को उस पेंटिंग पे नज़र रखने के लिए कहा गया, या जिस भी गार्ड को बोला गया कि आप देखो क्या ये सच है फिनोमेना या नहीं, उस गार्ड ने ये तो क्लेम करा कि उसे आवाज़ें आती थी और कुछ ऐसा लगता था कि कोई उनके साथ मौजूद है, पर किसी भी गार्ड ने हिम्मत नहीं करी कि वो पीछे मुड़ के उस पेंटिंग की तरफ देखे, क्योंकि सबको इस पेंटिंग की कहानियों से डर लगता था। ये पेंटिंग जो कि एक ऐसे इंसान से चालू हुई जिसका खुद का इतना एक डार्क पास्ट है, वो खुद में एक श्राप बन के रह गई। वो पेंटर, उसकी बनाई गई सारी पेंटिंग्स एक बुरे सपने की तरह है। जितने भी लोगों के पास, जितने भी लोगों के घरों पे वो पेंटिंग्स थी, सबसे वो पेंटिंग्स ले ली गई, और या तो उन्हें जला दिया गया या तो उन्हें कहीं छुपा के रख दिया गया, सबकी नज़र से दूर, जहाँ पे ना कोई रहता है और ना ही कोई रहना चाहता है। और वो पेंटर जिस दिन उसने अपनी लास्ट पेंटिंग बनाई थी, जिसका नंबर भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो किस नंबर की पेंटिंग थी, वो आदमी गायब हो गया। लोगों को लगा कि ये दोबारा भाग गया होगा क्योंकि इसकी अब हिस्ट्री सबको पता चल गई है और इतनी मौतें, इतनी चीज़ें, इतनी नेगेटिव चीज़ें इसकी पेंटिंग से जुड़ी हुई है कि भाग गया। पर जो लास्ट पेंटिंग उस पेंटर ने बनाई थी वो एक मेंटल इंस्टीट्यूट की थी, जहाँ पे एक पेशेंट, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी सामने देख रहा है। उसकी पीठ और उसके बाल तो आपको दिख रहे हैं, और सामने आपको एक बड़ा सा कमरा दिख रहा है जहाँ पे 7-8 बेड्स रखे हैं, और वो बेड्स पे पेशेंट्स लेटे हुए हैं, पर किसी का भी चेहरा आपको नहीं दिख रहा। सबके मुंह के ऊपर, मुंह तक चद्दर ढकी हुई है, और यह आदमी अपना सर थोड़ा सा टिल्ट करते हुए सबकी तरफ देख रहा है, और इसका हाथ उन बेड्स की तरफ एक्सटेंडेड है, जैसे कि उन बेड्स पे लेटे पेशेंट्स को बुला रहा हो।
ये पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी और जितने भी लोगों ने उस पेंटर को देखा था और उसके बाद ये पेंटिंग को देखा था, सबका कहना है कि पेंटर ने आखिर में अपनी पोर्ट्रेट बनाई, जहाँ पे वो उन लोगों को देख रहा था जिसकी जानें इसकी पेंटिंग्स की वजह से गई थी। मेंटल इंस्टीट्यूट का जो सीन उन्होंने बनाया था उसका रीज़न ये था क्योंकि शायद वो पेंटर खुद ही पागल था, या शायद वो पेंटर जानता था कि वो जो भी बना रहा है, जो भी कर रहा है या जो भी देख पा रहा है, इस दुनिया की समझ से बहुत पार है। और जो भी इंसान उस चीज़ को समझ जाए उसकी सही जगह किसी मेंटल इंस्टीट्यूट में ही है। वो पेंटर तो कहा गया किसी को नहीं पता। वो पेंटिंग्स आधी से ज़्यादा मैंने आपको बताई दी, या तो जला दी गई या तो कहीं सेफली रख दी गई है। पर वो सोशलाइट्स जिनको उस पेंटर की हिस्ट्री पता थी, उन्होंने कभी भी उस पेंटर को अरेस्ट नहीं करवाया, बल्कि उस पेंटर की पेंटिंग्स को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लग गए। यानी कि अगर वो किसी का बुरा चाहते थे तो वो उन्हें वो पेंटिंग्स गिफ्ट करने लग गए। इतना क्रूअल होते हैं कुछ लोग कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी इंसान का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कातिल हो या इनोसेंट। कभी कभी जब हम बहुत पावर अपने पास ले आते हैं या बहुत पावरफुल बन जाते हैं ना, तो शायद सही और गलत की वो जो थिन लाइन होती है वो देखना बंद कर देते हैं। ये स्टोरी जितनी ज़्यादा हॉन्टेड है उससे ज़्यादा इस वजह से भी डरावनी है कि इसमें लोगों का एक वो चेहरा दिखता है जो शायद कोई नहीं दिखाना चाहता। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि और कितने लोगों की जान उस पेंटर की पेंटिंग ने ली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।